बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 2 है। हमारे पास चैप्टर का नाम था सेल साइकिल। सेल साइकिल में से आज हमारे पास लेक्चर 2 है कि दूसरा लेक्चर है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा सेल साइकिल के बारे में यानी सेल साइकिल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ली थी कि इसमें कितने फेजेस होंगे, सेल साइकिल क्या चीज़ है। तो आज हम उसमें से जो सबसे पहला फेस है सेल साइकिल का उसको हम देखते हैं कि हमारे पास वो फेस है इंटरफेस। कौन सा फेस है? इंटरफेस। कि हमारे पास सेल साइकिल का जो सबसे पहला फेस है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस क्या चीज़ है? देखो, तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इंटरफेस इज़ अ नॉन डिवाइडिंग फेस। ये क्या है? एक नॉन डिवाइडिंग फेस है, यानी इसमें सेल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये नॉन डिवाइडिंग फेस है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर सेल डिवाइड नहीं होता फिर क्या होगा? तो हमने कहा था कि यहाँ पे क्या करेगा? सेल प्रिपेयर करेगा अपने आप को। क्या करेगा? सेल अपने आप को तैयार करेगा, प्रिपेयर्ड होगा, तैयार रहेगा। किसके लिए? फॉर डिवीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेल को डिवाइड करवाने से पहले एक फेस से गुजारना है जिसको हम कहेंगे इंटरफेस। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, तो याद रखें, हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे, ठीक है, तो उनको रिक्वायर होता है, कोई भी सेल है उसको डिवाइडिंग के लिए हमारे पास 3 मेजर स्टेप्स रिक्वायर होते हैं। कितने से स्टेप्स रिक्वायर होते हैं? 3 मेजर्स उसके स्टेप्स होते हैं। कोई भी सेल जब डिवाइड होना चाहेगा तो वो 3 मेजर स्टेप्स से गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इंटरफेस है इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 मेजर स्टेप्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके मज़ीद हमारे पास कितने फेसिस हैं? 3 फेसिस हैं। कितने फेसिस है? 3 फेसिस। ठीक है, तो 3 फेसिस इसके मज़ीद हैं। ठीक है, तो उनमें यानी इंटरफेस को हमने डिवाइड किया है कितने फेसेस के अंदर? 3 मेजर फेसेस के अंदर। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो फेस है, सबसे पहला जो फेस है, उसको हम कहेंगे G1 फेस। उसको हम क्या नाम देंगे? G1 फेस का नाम देंगे। ठीक है, G1 फेस है। ठीक है, अब देखें G1 फेस बाद में जब हमने स्टडी किया, जब हमने टेक्नोलॉजी आया तो इट्स नॉट अ G1। इस J1 को पहले समझाता जाता था कि ये क्या है? एक गैप 1 है। ये क्या है? गैप 1 है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि ये G1 नहीं है बल्कि क्या है? ग्रोथ है। ये क्या चीज़ है? ग्रोथ है। क्योंकि इस फेस के अंदर सेल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। सेल की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस ये जो लेवल है इसमें हमारे पास सेल के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती है? हाई होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सेल के अंदर जब सेल ग्रोथ कर रहा होता है, जब सेल की फॉर एग्जांपल साइज़ में इजाफा हो रहा होता है, हमारे पास सेल बड़ा हो रहा है तो हो रहा होता है, उस वक्त क्या होता है कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? बहुत हाई होती है। यानी ये बहुत हाई लेवल में होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होंगी? यहाँ पे हाई होंगी। तो इसमें हमारे पास ये जो G1 फेस है इसमें टोटल हमारे पास 2-3 काम होंगे। ठीक है, तो उसको हमने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से काम होंगे इस फेस के अंदर। सेल कौन कौन से काम करेगा, कौन कौन से स्टेप से गुजरेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होगा, सबसे पहला जो काम यहाँ पे होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज होगा। सेल का क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, यानी सेल साइज में क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, पहला काम क्या हुआ कि सेल का साइज इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा? दूसरा काम हमारे पास इस G1 फेस के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं, यानी जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। वो क्या होंगे? वो भी इंक्रीज होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे। याद रखें। ठीक है, क्यों? देखो, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कंबाइन होते हैं तब वो एक सेल का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस इज आल्सो एन ऑर्गेनेल, बट ये हम कहते हैं ना कंट्रोलर ऑफ द सेल है। ये
जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके बाद किस में जाना है, हमने डिवाइडिंग फेज में जाना है। तो उस डिवाइडिंग फेज के लिए जितने भी ऑर्गेनेल्स चाहिए होंगे वो सेल न्यूक्लियस क्या करवाएगा, यहाँ पे प्रिपेयर करवाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें बनवा देगा किसके अंदर, G1 फेज के अंदर। तो पहला काम क्या हुआ, सेल का साइज इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स यहाँ पे क्या होंगे, ये भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तीसरा काम यहाँ पे मेन और इम्पोर्टेंट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होगी। यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या चीज़ बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होंगी। डिफरेंट प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो सेल के अंदर भी उसके एक्टिविटी के लिहाज से डिफरेंट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे प्रोटीन्स भी क्या होंगे, बनेंगे, ठीक। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ बनेगी जिसको हम कहते हैं एंजाइम। यहाँ पे क्या बनेगा, एंजाइम बन। और हमें पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर। जितने भी एंजाइम है वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने, ठीक है। तो जितने भी एंजाइम है वो किससे से बने हैं, प्रोटीन से ही बने हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स भी बनेंगे और एंजाइम्स भी बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे और हमारे पास एंजाइम भी यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एंजाइम क्या है, देखो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, जितने भी क्या होंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एंजाइम। एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, हमारे पास जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, डेट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसके लिए चाहिए क्या चीज़ चाहिए, रिक्वायर्ड इंजाइम। किसकी ज़रूरत है, इंजाइम की ज़रूरत है, यानी उसको कैटालाइज कर, ठीक है। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज एक ही चीज़ करेगा जिसको हम कहेंगे इंजाइम, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एस फेस के अंदर, जिसके हमने कहा कि सिंथेटिक फेस है, यहाँ पे सिंथेसिस होगी, यानी कौन सा चीज़ है जो यहाँ पे बनेगा। याद रखें यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक क्रोमोटिड है, ठीक है, यहाँ पे ये एक क्रोमोटिड है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लिकेट करवाएंगे, इसकी डुप्लीकेशन करवाएंगे, इसकी कॉपी बनवाएंगे। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, दो क्रोमोटिड्स बन जाएंगे। तो कलेक्टिवली कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे कलेक्टिवली ये एक क्या बन गया, क्रोमोसोम्स बन गया। ये कलेक्टिवली क्या बन गया, ये एक क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो याद रखें जब हम क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करवाते हैं, उसकी रिप्लिकेशन करवाते हैं, इट मीन्स कि हम किसी को रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए करवा रहे हैं। डीएनए क्या होगा, रिप्लिकेट। जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद है, इसको भी हम क्या करेंगे, रिप्लिकेट, यानी इस जैसी अपनी कॉपी बनवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से सेल जाएगा, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस है उसको हम कहेंगे G2 फेस, ठीक है। तो G2 फेस में भी वही काम होगा जो हमारे पास G1 में हुआ था। यहाँ पे भी सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल के अंदर वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड इंजाइम होगी। अच्छा, याद रखें यहाँ पे जितनी भी इंजाइम्स और प्रोटीन्स हमने बनवाए थे उनको हमने यूज़ किया, उनको हमने यूटिलाइज़ किया किसके अंदर, डुप्लीकेशन करवाने में, किस चीज़ की, डीएनए की या क्रोमोसोम्स की। तो अब यहाँ पे जो इंजाइम्स या प्रोटीन्स बनेंगे, ये वो इंजाइम प्रोटीन होंगे दैट रिक्वायर फॉर सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन किस में होगी, माइटोसिस फेस में होगी, जिसको हमने एम फेस कहा था या माइटोटिक फेस कहा था। तो उसके लिए जो इंजाइम्स, जो प्रोटीन रिक्वायर्ड हैं वो किस में बनवाएंगे, G2 फेस, क्योंकि यहाँ से सेल डायरेक्ट में जाएगा किसके अंदर, डिवाइडिंग फेस के अंदर। अच्छा, सम टाइम यहाँ पे एक छोटा सा फेस और भी होता है जिसको हम कहते हैं G0 फेस या G0 फेस। याद रखें कि हमारे पास ये जो फेस है कि G0 या G0, ये हमेशा किसके बाद आएगा, G1 के बाद। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा सेल जिसने डिवाइड नहीं होना है तो वो किस में जाएगा, यहाँ से G0 फेस में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रेस्टिंग फेस, यानी ये ऐसा फेस है जिसमें इन विच सेल डू नॉट वांट टू डिवाइड। ऐसा सेल जो कभी डिवाइड होना नहीं चाहता है तो वो किस में जाएगा, रेस्टिंग फेस में जाएगा, G0 फेस, G0 फेस में जाएगा। याद रखें यहाँ पे सेल्स दो तरीके से होते हैं, एक टेम्परेली यहाँ पे आते हैं, एक परमानेंटली यहाँ पे आते हैं। टेम्परेली मीन्स कि these cells divide upon the need, जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये दोबारा से क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो ये हमारे पास लीवर के सेल हो सकते हैं, किडनी के सेल्स हो सकते हैं, या वोंड हेलिंग, ऐसे हमें कहीं ज़ख्म लग जाता है तो ज़ख्म को भरने के लिए सेल दोबारा से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गई तो वहाँ के सेल दोबारा से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास किडनी के अंदर कहीं पे अगर इन्फेक्शन आ जाए, कहीं पे चोट, कहीं ज़ख्म हो जाए तो उसको दोबारा से डिवाइड करवाया जा सकता है, तो वो सेल दोबारा से डिवाइडिंग फेस में चले जाते हैं।
अच्छा, हमें कहीं ज़ख्म लग जाता है, सपोज़ ये हाथ है, अब इसके सेल मज़ीद डिवाइड नहीं होते हैं। तो लेकिन जब हमारे पास इस यहाँ पे कोई ज़ख्म लग जाए तो उस ज़ख्म को भरने के लिए हमारे पास सेल दोबारा से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो ये वो सेल हैं जो टेम्परेली जाते हैं, अपॉन द नीड ये दोबारा से डिवाइड हो सकते हैं। बाद सेल ऐसे तो जो परमानेंटली जाते हैं। परमानेंट मीन जैसे हमारे पास आई के सेल हैं, ये कभी दोबारा से डिवाइड, एक दफ़ा डिवीजन होगी दोबारा डिवाइड नहीं होंगे। अच्छा, दूसरे नर्व सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो दोबारा से कभी डिवाइड नहीं होते हैं, तो नर्व सेल्स भी दोबारा से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑल अबाउट इंटरफेस। ये हमारे पास सेल साइकिल का जो पहला फेस था इंटरफेस, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस पूरे लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।